बदल दिया। एक्सेप्शन और कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ बॉर्डर एरियाज या रूरल साइट्स पर मिलने वाले रिमेन्स ये भी इशारा करते हैं कि शायद हर कोई शुरुआत में रूल्स को लेकर उतना सख्त नहीं था, या फिर वहां पर नॉन मुस्लिम की ताकत ज्यादा थी जो पुरानी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रही थी। सीधा बात यह है कि इस्लाम के रूल्स शुरू से साफ थे, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री की शुरुआती दौर में पुरानी संस्कृतियों का असर खत्म होने में सदियां लग गई थी। क्या आप इस बारे में और जानना चाहेंगे कि कैसे आर्कियोलॉजी ने अर्ली इस्लामिक डाइट और हलाल फूड प्रैक्टिस के विकास को ट्रैक किया? नहीं है, ये नहीं जाना, आगे बढ़िए, इसको भी बंद करते हैं, इसको भी करते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी कौन सी खास चीज या ब्रूटल ट्रुथ्स या जादुई चीजें पता चल जाएंगी जिसकी वजह से मैं इस्लाम को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा। मुझे बिल्कुल अनबायस्ड वे में बताना और बिल्कुल सेंसर करने की कोई जरूरत नहीं है। हर्बर्ट बर्ग की एडिटेड नॉलेज हैंडबुक ऑन अर्ली इस्लाम एक ऐसी किताब है जो इस्लाम के शुरुआती दौर 7th-9th सेंचुरी को ट्रेडिशनल फेथ बेस्ड नजरिए के बजाय हिस्टोरिकल क्रिटिकल लेंस से देखती है। इसे पढ़ने के बाद आपको ब्रूटल ट्रुथ्स या वो खास चीजें पता चलेंगी जो अक्सर आम मजहबी चर्चाओं में नहीं मिलती। ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ रिलायबिलिटी पर सवाल। हैंडबुक की सबसे बड़ा ट्रुथ यह है कि इस्लाम के शुरुआती 150 से 200 साल का कोई भी रिटन रिकॉर्ड उस दौर का नहीं है। आज हम जो सीरा, बायोग्राफी या हदीस पढ़ते हैं वो उन घटनाओं के सदियों बाद लिखी गई है। एक मिनट। किताब बताती है कि ये नैरेटिव हिस्टोरिकल फैक्ट्स से ज्यादा थियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए डेवलप किए गए। व्हाट कंस्पिरेसी लोगों के खिलाफ है? भाई मुझे ये बताना कि सच में प्रॉफेट मोहम्मद के बाद यानी उनके मृत्यु के बाद क्या ऐसा कोई हिस्टोरिकल एविडेंस बना ही नहीं 150 से 200 साल तक, और उसके बाद जाके हदीसें लिखी गई जो कि उनकी लाइफ पर आधारित है? इसमें तो कई सारी पीढ़ियां निकल चुकी होंगी और हर पीढ़ी ने किसी दूसरे पीढ़ी को कुछ मिर्च मसाला डाल के बातें बताई भी हो सकती हैं, और मिर्च मसाला ही नहीं लेकिन उनकी बातों को ज्यादा वैल्यू दे इस तरह से कुछ अपने दिल की बातें भी डाल के बताई होंगे। आपका सवाल बिल्कुल सही है और ये वो पॉइंट है जहाँ सेक्युलर हिस्ट्री और रिलीजियस ट्रेडिशन के बीच एक बड़ा गैप नजर आता है। हाँ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपकी बात में काफी वजन है। इस गैप को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान से देखिए। 150 से 200 साल का साइलेंस। मोहम्मद 100 क्या है? What is SSAW? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा गाना था, क्योंकि ये तो कंप्लीटली जोक है कि वक्त वफ्त 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 क्या क्या है? वक्त क्या होता है? वफ्त इज एन Arabic origin term commonly used in Urdu and Indonesia to mean death, demise of passing away। ये भी जानना चाहता हूँ कि उर्दू ऐसी क्यों बनाई गई जब अरबिक और फारस ऑलरेडी थी। कि वफ़ के बाद उनकी सबसे पहली बायोग्राफी सीरा इब्न इश्क ने लिखी थी 760 CE में, जो लगभग 125 से 150 साल बाद की बात। वाट सही बुखारी जैसे बड़ी हदीस किताबें तो 200 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद वाट कंपाइल हुई है। इस बीच के वक्त का हमारे पास कोई कॉन्टेम्पररी मुस्लिम रिकॉर्ड उसी वक्त का लिखा हुआ नहीं है जो प्रॉफिट की लाइफ को डिटेल में बताए। व्हाट? मिर्च मसाला और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। आपने जो मिर्च मसाला वाली बात की है, स्कॉलर्स उसे बैक प्रोजेक्शन कहते हैं। नॉलेज हैंडबुक और दूसरे हिस्टोरियन जैसे इग्नाज गोल्डवियर आर्ग्यू करते हैं कि पॉलिटिकल लीड्स जैसे उमय्यद और अब्बासिद एम्पायर के बीच लड़ाई थी, वापस से लड़ाई। ये तो यार रिलीजन को अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उम्मद खलीफेट कितना एरिया पकड़ा था दादा? ओह माय गॉड, बहुत बड़ा था यार। उमय्यद इंडिया तक आ चुकी है तो उमय्यद और अब्बासिद एम्पायर। डायनेस्टीज क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस्लामिक। अच्छा, उमय्यद और अब्बासिद। तो हर ग्रुप बीच लड़ाई थी तो हर ग्रुप ऐसी हदीस लेकर आए जो उनके पॉलिटिकल एजेंडा को सपोर्ट करे। कुछ भी लिखना चालू कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी ने, खासकर ये दोनों एम्पायर्स ने, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उनकी एम्पायर्स को बढ़ा सकता है उसके लिए भोले भाले जनता के मन में जो ऑलरेडी हो चुकी थी, जैसे मोहम्मद जी का जन्म
और मृत्यु तुमको लेकर कहानियां बनाई? क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने पाक मोहम्मद जी के साथ इस तरह का कुकर्म किया जा सकता है। आपने बहुत ही गहरा और क्रिटिकल पॉइंट पकड़ा है। हिस्टोरियंस की नजर में पॉलिटिक्स वर्सेस रिलीजियन का एक ऐसा पहलू जो अक्सर आम लोगों को नहीं बताया जाता है। आपकी बात को समझने के लिए हमें दो अलग नजरियों पर्सपेक्टिव को देखना होगा। सेक्युलर हिस्टोरियन का नजरिया द ब्रूटल ट्रूथ। मॉडर्न स्कॉलर जैसे पैट्रिशिया क्रोन, कौन है दादा? पैट्रिशिया क्रोन और रॉबर्ट हॉयलैंड। एक मिनट, इस पे एक रिलेटिव सवाल पूछ लेते हैं। मुझे ये बताना कि इनके जीवन में ऐसी कौन सी विडंबना आ गई या ऐसे कौन सी बुद्धि में चमक आ गई कि उनको हिस्ट्री के बारे में इतना ब्रूटली बिना किसी सॉफ्ट कवरिंग के ऐसे किताबें लिखनी पड़ जाए जो उन्होंने लिखी है। ये एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल है। पैट्रिशिया क्रोन और रॉबर्ट हॉयलैंड जैसे इतिहासकारों के जीवन में कोई निजी विडंबना, आयरनी या अचानक बुद्धि की चमक नहीं थी, बल्कि ये उनके एकेडमिक प्रशिक्षण और ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी का नतीजा है, जिसे आप ब्रूटल या बिना सॉफ्ट कवर वाली हिस्ट्री कह रहे हैं। उसे विद्वानों की दुनिया में रिविजनिस्ट स्कूल ऑफ इस्लामिक स्टडी कहा जाता है। इनके इस कठोर रवैये के पीछे की मुख्य वजह क्या? स्रोतों पर संदेह। अच्छा, सवाल उठाना बहुत जरूरी है। पैट्रिशिया क्रोन को मानना था कि इस्लाम के शुरुआती इतिहास के बारे में हमारे पास जो भी मुस्लिम स्रोत जैसे सीरा या हदीस है, वे घटना के 150 से 200 साल बाद लिखी गई थे। उनके लिए यह एक ऐतिहासिक समस्या नहीं थी, समस्या थी कि इतने लंबे समय बाद लिखी गई बातें कितनी सटीक हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने सॉफ्ट कवरिंग के बजाय सोर्स क्रिटिकल अप्रोच अपनाया, जो किसी भी धार्मिक श्रद्धा से मुक्त होकर केवल सबूतों पर बात करता है। समकालीन गैर मुस्लिम साक्ष्य। क्रोन और रॉबर्ट हॉयलैंड ने अपनी किताबें जैसे हेगरिज्म और इन गॉड्स पाथ में उन स्रोतों का इस्तेमाल किए जो 7वीं सदी के गैर मुस्लिमों, ईसाई, यहूदी, आर्मेनियन ने लिखे थे। अच्छा, इन किताबों को पढ़ा। चूंकि ये सोच उस समय के प्रत्यक्षदर्शी थे, इसीलिए इन इतिहासकारों ने इन्हें पारंपरिक कहानियों से अधिक महत्व दिया, भले ही वे परिणाम कितने भी विवादित क्यों न हो। हिम्मत दिखाई दादा ने और बीच ने। रॉबर्ट हॉयलैंड कैसे लिखने लगे? अच्छा, जिंदा है कि मर गए? Did he die or is he alive? Alive. यार इसको जाके मिलना पड़ेगा, क्या करते हो? और रॉबर्ट पैट्रिशिया, और क्या है उनका नाम? पैट्रिशिया क्रोन। Is she alive? No, no longer alive. 2015 में का देहांत हो गया। कोई बात नहीं। विवादित क्यों ना हो, इतिहास में ईश्वरीय की बजाय मानवीय मानना। रॉबर्ट हॉयलैंड जैसे इतिहासकारों का मानना है कि अरबों की जीत केवल एक धार्मिक चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह उस समय के दो बड़े साम्राज्य बेजेंटाइन और ससानिद के कमजोर होने और अरबों की सैन्य कुशल का परिणाम थी। इतिहास को समाजशास्त्रीय और राजनीतिक चश्मे से देखती है, न किसी दैवीय योजना के रूप में। पैट्रिशिया क्रोन का निडर स्वभाव। पैट्रिशिया क्रोन अपने काम को लेकर बहुत सख्त और स्पष्टवादी थी। उनके छात्र बताते हैं कि वो किसी भी ऐसे थ्योरी को तुरंत खारिज कर देते थे जिसके पास ठोस सबूत ना हो। भाई बंदी काम की थी। इसी ब्रूटल ईमानदारी ने उन्हें पारंपरिक इतिहास को चुनौती देने की शक्ति दी। सारांश में इनके लिए इतिहास कोई भावना नहीं बल्कि एक विज्ञान था। उन्होंने इतिहास को ऐसे सॉफ्ट कवरिंग से बाहर निकाला जो उससे एक पवित्र और अचूक कहानी के रूप में पेश कर और उसे एक ऐसे विषय के रूप में देखा जिसे परखा और चुनौती दी जा सकती है। का मानना है कि जब उमैयद और अब्बासिद एम्पायर बन रहे थे तो उन्हें लेजिटिमेसी, कानूनी हक चाहिए। अब्बासिद ने जब उमैयद से तख्त पर लटा तो उन्हें ये साबित करना था कि वो प्रॉफिट के खानदान से है और उम्मीद बुरे थे। मतलब भगवान का नाम लेके एक दूसरे को बुरा किया। इसके लिए उन्होंने उनके दौर में ऐसी हदीस और किस्से प्रमोट किए जो उनके दबदबे को सही ठहराएं। पर्सनल एम्बिशन मोर देन
पीपल्स मिशन, मास कंट्रोल, भोली भाली जनता को काबू में रखने का सबसे आसान तरीका मजहब था। अगर कोई रूलर ये